मुंबई शहर में घटी इस बड़े ट्रेन हादसे ने भारत की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है। 9 जून 2025 सुबह के 8:30 बजे मुंबई के कसारा से CSMT जाने वाली जो ट्रेन है वो रोज की तरह पैसेंजर से खचाखच भरी हुई थी, पर उनमें से 13 लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी का कोई आम दिन नहीं बल्कि सबसे खौफनाक दिन साबित होने वाला था, क्योंकि ट्रेन जैसे ही मुंब्रा के पास पहुंची, बाहर फुटबोर्ड पर लटकने वाले 13 लोग ट्रेन में से एक साथ नीचे गिर गए। 13 passengers fell onto the tracks from an overcrowded train, of which 4 lost their lives near the Mumbai railway station in Thane district. बट ये जो हादसा ये आखिर हुआ कैसे? मुंबई में तो हर रोज ऑलमोस्ट हर एक ट्रेन में कई लोग फुटबोर्ड पर लटकते हुए ट्रेवल करते हैं, ये तो हमारे लिए एकदम आम बात है। सो आखिर कैसे 13 लोग जो वो नीचे गिर गए, वो भी एक साथ? सेंट्रल रेलवे ने तो बहुत ही आसानी से एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि यह जो एक्सीडेंट है ना, ये ओवर क्राउडिंग की वजह से हुआ है। बट थोड़ा सा रिसर्च करने पर पता चला और कुछ आई विटनेसेस ने भी देखा कि अपोजिट ट्रैक से एक ट्रेन जा रही थी जिसमें भी लोग लटके हुए ही ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन उस ट्रेन में से एक आदमी का जो वेग है ना वो 13 लोगों को लग गया, जिस वजह से उनका हाथ छूट गया और अफसोस वो सब एक साथ नीचे गिर गए। अब आई नो ये एक बहुत ही दुखद खबर है, बट रियलिटी बताऊं, ऐसे एक्सीडेंट्स मुंबई में कोई नई बात नहीं है। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से मुंबई में सिर्फ अकेले एक शहर में हर दिन 7 लोग ट्रेन से गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं, और ये जो हादसा है ना ये सदियों से हो रहा है। पर इसे रोकने के लिए रेलवे अथॉरिटीज ने क्या किया? जस्ट उन्होंने रेलवे एक्ट के तहत फुटबोर्ड पर ट्रेवल करना एक पनिशेबल ऑफेंस बना के रखा हुआ है। पर मुंबई जैसे इतनी आबादी वाले शहर के लिए इज दिस रियली इनफ? अब देश ही सही, बट इस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप भी लिया है। वो सारे ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर्स को इंस्टॉल करने वाले हैं, जिससे एटलीस्ट आगे गिरकर कोई और शायद नहीं मरेगा। बट अगेन माय क्वेश्चन, इट इज दिस इनफ? क्या सिर्फ दरवाजा बंद हो जाने से जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी? मुंबई लोकल जिससे हर दिन 7.5 मिलियन पैसेंजर्स यानी 75 लाख लोग ट्रेवल करते हैं, जानते हो इससे कम तो सर्बिया की देश की पॉपुलेशन है। इतने यूज कंप्यूटर्स के लिए रेलवे डेली 326 ट्रिप्स को ऑफर करता है, जो आई एग्री दुनिया में सबसे लार्जेस्ट है, लेकिन फिर भी मुंबई लोकल 300% ओवर कैपेसिटी में ऑपरेट हो रही है। सो इसका गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन क्या निकाला? और अच्छा, इसके अलावा जिन स्टेशन पर ये ह्यूज क्राउड खड़ा होता है उनका क्या? 2017 की बात है, एनफ्लिन ईस्टर्न रोड स्टेशन पर 2 से 3 ट्रेन का जो क्राउड है ना वो एक साथ ही फुट ओवर ब्रिज से आ गया और उसमें भगदड़ मची और 23 लोग मारे गए। और अभी 7 महीने पहले बांद्रा स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के लिए इतना क्राउड जमा हुआ कि वहाँ पर 13 लोग जख्मी हो गए। सो रेलवे अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अपग्रेड कब करेगी? व्हाई इट इज ऑलवेज कि हम घटना का या कोई एक्सीडेंट होने का वेट करते हैं, किसी की जान जाने का वेट करते हैं, या सारे के सारे लोग अपने जॉब पे जा रहे हैं एंड दे नेवर केम बैक। हम ऐसी घटना होने का इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। ये ऑटोमेटिक डोर्स की जो टेक्नोलॉजी है ना वो कोई कल ही नहीं आई है, लेकिन आज ही क्यों डिसीजन लिया गया? अगर पहले ये डिसीजन लिया गया होता ना तो हम कितने लोगों की जान बचा सकते थे। एंड ट्रस्ट में यह माइंडसेट सिर्फ एक एक्सीडेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह माइंडसेट इंडिया भर में आप कई जगहों पर देखोगे। दोस्तों यह है कि हमने प्रीवियस हादसों से अनफॉर्चुनेटली जितने भी हादसे हुए हैं, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मगर हमने उससे ज्यादा कुछ नहीं सीखा है। एंड आई विल प्रूव दिस टू यू विद फैक्ट्स। और इससे पहले कि हम भारत के मेन प्रॉब्लम के माइंडसेट क्या है और क्या क्रिएट हो रही है, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ऐसा नहीं है कि मुंबई एक बहुत ही ओवर क्राउडेड सिटी है, इस वजह से जो प्रॉब्लम है ये हो रही है। जापान के टोक्यो शहर का एग्जांपल ले लो। टोक्यो इज मोर पॉपुलेटेड देन मुंबई और वहाँ पर शिनकानसेन बुलेट ट्रेन चलती है, वो भी कुछ 200% ओवर कैपेसिटी में। एंड माइंड यू 1964 से ये ट्रेन चल रही है, वो भी मुंबई लोकल ट्रेन से ऑलमोस्ट 4 गुना तेज स्पीड से 320 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसके बावजूद आज 2025 तक उनका रिकॉर्ड है कि वहाँ पर एक भी ट्रेन हादसे नहीं हुए हैं। रीजन उनके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ही हाई है, और वहाँ पर एक जान की भी कीमत है, जो माइंडसेट इंडिया में अभी बिल्कुल भी नहीं है। भारत में हम ऐसे हादसों का ना इंतजार करते हैं। कुछ बेकसूर लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, उनके उन घरों का तबाह होने का ना हम इंतजार करते हैं और फिर जाकर कोई एक्शन लिया जाता है। अब इंडिया के इस माइंडसेट और जिस वजह से ये बेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, यू नो देयर आर सो मेनी थ्रेट्स लूमिंग, जिस वजह से लाखों लोगों की जान जा सकती है। हम रुके किसके लिए हैं? किस हादसे का होने का वेट कर रहे हैं? लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमने इन हादसों से ना कुछ भी नहीं सीखा है।
और सबसे बड़े डिजास्टर से जो नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था उससे भी कुछ भी नहीं सीखा। आज भारत में ऐसे डैम है ना जो किसी भी वक्त फट सकते हैं और ऐसे ब्रिजेस जो कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। और इस बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमैनेजमेंट का रूट कॉज क्या है आपको पता है? पहले इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कॉज है, बट उससे पहले चलिए इतिहास से थोड़ा सा कुछ सीखते हैं कि हमें लापरवाही की क्या सजा भुगतनी पड़ी थी इंडिया के सबसे बड़े डिजास्टर के रूप में, जो कि एक नेग्लिजेंस की वजह से क्रिएट हुआ था। 16 अगस्त 1979 इंदिरा गांधी अपने नाक पर रुमाल रखकर गुजरात के मोरबी शहर में आई। इसका कारण 11 अगस्त 1979 3:15 बजे गुजरात के मोरबी डैम की जो दीवार है ना वो भयंकर बारिश के दबाव को झेल नहीं पाई और फट गई। 30 फीट लंबी पानी की लपटें लीलापुर और मोरबी गांव की तरफ तेजी से बढ़ी और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही लाखों घरों, फैक्ट्रीज, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इंसानों और जानवरों को अपने साथ भाग कर लेकर गई। लीलापुर और अदेपुर नामक दो गांवों का नामो निशान तक नहीं रहा। 16 अगस्त 1979 मोरबी का पूरा शहर एक वीरान कब्रिस्तान बन चुका था, जो मौत के अंधेरे से निकलकर दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रहा था। सौराष्ट्र का पेरिस माना जाने वाला मोरबी शहर निमिष मात्र में ही ध्वस्त हो गया। गलियां हजारों लाशों से ढकी हुई थी, दुकान मकान सारे तबाह हो चुके थे और बिजली के तारों में जानवरों की लाशें लटकी हुई थी। पूरे शहर में सड़े हुए मांस की बदबू का काला साया छाया हुआ था। बट मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि इस इतने बड़े हादसे से, मोरबी के इतने बड़े प्रलय से हमने कुछ भी नहीं सीखा है। हम आज भी वहीं के वहीं है, अपनी रोज की जिंदगी में व्यस्त और मजे में मस्त। हमने इंडिया में आने वाले गहरे आपदा को ना नजरअंदाज कर देते हैं। जब मोरबी डैम फटा था ना तब उसकी उम्र कितनी थी आपको पता है? 7 साल। सिर्फ 7 साल में उस डैम ने अपना दम तोड़ दिया और हमारे देश के 25,000 लोगों को मौत के घाट उतार गया। लेकिन अब जरा इस डैम को देखना, यह है कर्नाटका का थेनूटेंग डैम, जो 1000 साल पुराना है। एक एवरेज डैम की लाइफ स्पेन होती है 50 साल, यानी कि सिर्फ 50 साल तक ही एक डैम एफिशिएंटली और सेफली काम कर सकता है। लेकिन कर्नाटका का थेनूटेंग डैम की उम्र उससे 20 गुना ज्यादा है, 1000 साल। और यह भी कोई इंडिया का एकलौता डैम नहीं है। कोनार डैम झारखंड, पोंडमुडी डैम केरला, भवानी डैम तमिलनाडु, इराची डैम उत्तराखंड, रिहान डैम उत्तर प्रदेश और करांजा डैम कर्नाटका। इस डैम की तस्वीरें जो है ना वो चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहारें लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकारें खामोश है, हम खामोश है। यहाँ पर 5000 लोग फंसे हुए हैं और अगर सुबह तक फायर फोर्स या आर्मी को नहीं भेजा गया तो सुबह सूरज उगेगा तो 5000 लोगों की मौत की खबर भी आएगी। मैं सरकार से मदद की भीख मांगता हूँ। मुंबई, जिसे सपनों की नगरी कहते हैं, और उसका हाल आज ये है। खड्डे हुए कि मेरे कमर पे बेल्ट लग चुके हैं। बीएमसी का क्या काम है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो काम करते तो अच्छी क्वालिटी का काम क्यों नहीं करते गवर्नमेंट। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, मुंबई कर्ज हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में आता है। लेकिन इतना पैसा देने के बावजूद भी हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है? या देश के फाइनेंशियल कैपिटल में अब जाकर मेट्रो आ रही है। आज 2025 में ऐसे सिटी में रहना किसका सपना है? इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यूएसए भी आगे, यह हमने बहुत सुना है। वर्ल्ड बैंक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। हम दुबई, चाइना, यूएसए खुद को इकोनॉमिकली कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन हम में और इन देशों में एक बहुत ही बड़ा फर्क है। इंडिया में एक इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मोरबी में 140 साल पुराना ब्रिटिश एरे का ब्रिज झुलटो पुल एक लंबे मेंटेनेंस ब्रेक के बाद गुजरात की जनता के लिए ओपन हुआ, लेकिन इसके कुछ 5 दिन बाद 30 अक्टूबर 2022 के दिन ब्रिज टूटकर गिर गया और इस 140 साल पुराने पुल ने एक झटके में 140 लोगों की जान ले ली। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात तो यह है कि इस हादसे को आज 3 साल हो चुके हैं। पुलिस ने ना तब 10 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था, 2 साल से कोर्ट केस भी दर्ज भी हो रखा है। लेकिन फिर भी पुलिस को ना चार्जशीट यानी कि कौन से क्राइम के लिए फोरेवा कंपनी को बुक करे वही समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए इन सबको बेल मिल गई। 140 लोगों को मारने के बाद भी यह कॉन्ट्रैक्टर आजाद घूम रहे हैं। अब सोचो फॉरेन कंट्रीज में अगर एक बिल्डिंग भी गिरती है ना तब क्या होता है। 2023 टर्की में एक मैसिव अर्थक्वेक आया। एक नेचुरल क्लाइमेट की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें 96 लोग मारे गए और इसके लिए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अहमद कारा को 17 साल की जेल हुई। विक्टिम्स के रिलेटिव्स ने कहा कि वो इस जस्टिस से खुश हैं। 1995 सोल में एक मॉल गिरा और 500 लोग मारे गए। कॉन्ट्रैक्टर को 10 साल की सजा हुई।
2002 दुबई में एक सेलिनेशन प्लांट की छत न कंस्ट्रक्शन के वक्त ही नीचे गिर गई और 9 वर्कर्स मारे गए। इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर को 3 साल की सजा हुई और 63 लाख रुपए ऐसा कंपनसेशन भरना पड़ा हर एक विक्टिम की फैमिली को एज मनी। बट इंडिया में यही हमारे सिस्टम का ना सबसे बड़ा फ्लो है। देयर इज लिटरली नो मेजर लीगल रिसेप्शन बिकॉज देयर आर नो नेशनल लॉ। कभी सोचा है कि क्यों मल्टीनेशनल इंफ्रा कंपनी जो दुबई, सिंगापुर, सऊदी जैसे देशों में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुली बना लेती है, वही कंपनीज के प्रोजेक्ट इंडिया में क्यों फेल हो जाते हैं? दिस इज बिकॉज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ना कोई डेडिकेटेड नेशनल लॉ या कॉन्ट्रैक्टर लॉ ही नहीं है। Delhi airport roof collapse, Jabalpur airport roof collapse, canopy collapse in Rajkot airport, bad condition of Ayodhya new roads, leakage in Ram Mandir, cracks in Mumbai train harbour link roads, 3 new bridges falling down in Bihar 2023 and 24, Pragati Maidan tunnel submerged. All this has been collapsed. और हमारे देश के पॉलिटिशियंस 40 लाख का ब्राइब लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने के बावजूद भी जब उनके घर पर रेड पड़ी ना, तब उनके घर से 6000 करोड़ का हार्ड केस बरामद हुआ। Eye-popping mountain of cash worth 6 crore rupees was found after searches at the home of a bureaucrat. 2015 में कर्नाटका के एक मिनिस्टर की वाइफ को एक स्टिंग ऑपरेशन में 7 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया। और इसी साल मार्च में दिल्ली के फॉरवर्ड पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को करप्शन के केस में अरेस्ट किया। उनके क्लोज एसोसिएट के घर में 2.5 करोड़ का ना केस और करीब 1 किलो सोना पकड़ा गया। मंत्री तो छोड़ो, पीडब्ल्यू जैसे ऑफिशियल डिपार्टमेंट में काम करने वाले कुछ इंजीनियर्स को ही देख लो। नोएडा के एक पीडब्ल्यू इंजीनियर के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, मर्सिडीज, ऑडी जैसे 5 अल्ट्रा प्रीमियम कार्स और खुद का एक स्कूल, एक लग्जरी होटल और एक वेकेंट हॉल मिला। बट इनकी ऑफिशियल सैलरी कितनी आपको पता है? 60,000 रुपए। He earns just 65,000 a month. But these assets owned by this assistant engineer of the Noida Authority will take your breath away. इंटरनेट ना भरा पड़ा है ऐसे स्टिंग ऑपरेशन और वीडियो से। देखिए, इन सरकारी ऑफिसर का ना बस एक यही चीज चल रही है, पुल बने या टूटे, साहब की जो घूस है ना वो ना छूटे। लेकिन यह पैसा पता है कहाँ से आ रहा है? पब्लिक के टैक्स के पैसे से हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। मुंबई के गोखले ब्रिज को पहले से बने एक फ्लाईओवर से जोड़ना था, लेकिन अब गोखले पुल और बर्फी वाला पुल को जोड़ने वाले पुल के बीच मिस अलाइनमेंट है, यानी इसमें 3 से 6 फीट का अंतर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हमारी सोच की गलती है। और देखिए, सरकार को ये चीज भी बहुत ही अच्छे से पता है। इलेक्शन से पहले धर्म, जात पात, लैंग्वेज, इन सब की चीजों के नाम पर दंगा भड़का के वोट्स तो मिल ही जाएंगे। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? उनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। इंफ्रास्ट्रक्चर की किसको पड़ी है? और इसीलिए हम भी कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे ना। हमें ही इन नेताओं को उनके डिवीजन पॉलिटिक्स से जिताना बंद करना होगा। हमें ही सरकार से असली मुद्दे पर सवाल खड़े करने होंगे। एयर पोल्यूशन कब कम होगा? इंडिया के हाई AQI के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? हमें अच्छे रोड्स कब नसीब होंगे? मुंबई जैसे शहर का चांद की सतह की तरह दिखना कब बंद होगा? इंडिया में बूढ़े हो रही है डैम को बंद करके नए स्ट्रॉन्ग और ज्यादा एफिशिएंट डैम्स कब बनाए जाएंगे? ब्रिजेस का गिरना कब रुकेगा? बिहार जैसा राज्य कब इंसानों के लिए सेफ बनेगा? पिछले साल जून से जुलाई सिर्फ एक ही महीने में बिहार में 12 ब्रिजेस कोलैप्स हुए हैं। 12 ब्रिजेस यार। दूसरे देशों में तो रेतों में तक स्काई स्क्रैपर्स खड़े हो जाते हैं और हमारे देश की पक्की जमीनों में भी हम एक रोड को 2 साल तक नहीं चला पाते हैं। उद्घाटन के बाद पुल पर जैसे ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ा, सड़क पर दरारें नजर आने लगी। कब यह बदलेगा? एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगा? देश में क्राइम रेट्स कब कम होंगे? करप्शन कब रुकेगा? यह वो मुद्दे होने चाहिए जिन पर हम सवाल पूछे और बहुत ही सोच समझ कर अपनी सरकार को खड़ा करें। वरना अफसोस मोरबी डैम कोलैप्स जैसे हादसे 25,000 लोगों की कुर्बानी भी हमें कुछ नहीं सिखा पाएगी।